सर, एक जनरल फिजिशियन एग्जैक्टली करता क्या है? आपको ध्यान रखना चाहिए धूप के कारण या घर में हीट स्ट्रोक में कम उम्र के लोगों को भी जैसे स्ट्रोक या अटैक टाइप की चीजें हमें देखने को मिली हैं। बट ब्रेकफास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके डेली रूटीन में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपसे मिलेंगे हर शुक्रवार। तो इस शुक्रवार को हम आपसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं हमारे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर देवप्रिय शुक्ला सर। नमस्ते सर। हेलो सर, मोस्ट वेलकम सर आपका। थैंक यू सर, आप अपने बारे में हमें बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही और जनरल मेडिसिन फील्ड में आप कैसे आए। देखिए, सबसे पहले तो जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरे को एक मेडिकल फील्ड बहुत फैसिनेट करती थी। जब भी मेरे को कुछ हो जाता था, मैं बीमार हो जाता था, डॉक्टर के यहाँ जाता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि ये डॉक्टर किस तरीके से देख रहा है, आपकी चीज़ें डायग्नोस कर रहा है। फिर जैसे जैसे मैं 11th-12th में आया, मेरे को पता लगा कि ठीक है। फिर मैंने बायो लिया। बायो लेने के बाद फिर मैंने MBBS किया। MBBS की एग्ज़ाम के लिए मैंने सबसे पहले PMT दी। PMT में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। 2009 बैच से मैंने अपना MBBS स्टार्ट किया। देन पूरी जर्नी बहुत बढ़िया रही MBBS में। धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि व्हाट एक्चुअल इज़ मेडिकल फील्ड, और पूरा जो आपका मेडिकल साइंस है उसके बारे में मैंने पूरा पढ़ा। फिर मेरी इंटर्नशिप आई। इंटर्नशिप में आके फिर मेरे को लगा कि अब मेरे को कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए PG करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है PG करना। मैंने सारी इंटर्नशिप में हमारा क्या होता है कि जैसे हर ब्रांचेस में हमारी पोस्टिंग लगती है। तो जब भी मैं हर पोस्टिंग में जाता गया तो एक एक करके मैं एलिमिनेट करता गया। पर एक चीज़ हमेशा से मेरे को दिमाग में थी कि जब भी मैं मेडिसिन में जाता था मेरे को बहुत मज़ा आता था। और मेडिसिन की फील्ड मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। डायग्नोसिस बनाना, कोई पेशेंट आ रहा है, आपके सिम्टम्स बता रहा है, एंड देन आप उसे डायग्नोज कर रहे हैं। फिर मैंने PG की तैयारी करी। फिर शुरू में मेरे को MD मेडिसिन की ब्रांच नहीं मिली। एक साल मेरे को रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल रही थी, बट फिर मैंने सोच रखा था कि नहीं, मेरे को MD मेडिसिन बनना है। देन फिर मैंने अगेन ट्राई किया, एंड देन फिर मेरा MD मेडिसिन में सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने MD मेडिसिन किया। नाउ करेंटली MD मेडिसिन खत्म करने के बाद करेंटली अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज मेडिसिन डिपार्टमेंट में, और साथ में ही खेमचंद हॉस्पिटल में कंसल्टेंट भी हूँ। बढ़िया सर। बाकी सर, एक जनरल फिजिशियन एग्जैक्टली करता क्या है और ये बाकी जितनी भी स्पेशलिटी होती हैं उससे कैसे अलग है, कितना अलग है, कैसे समझ? देखिए, एक जनरल फिजिशियन जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे इस मेडिकल फील्ड का। सबसे पहले कि आपको कुछ भी होता है, जैसे आपको सर्दी खांसी हो रही है, आपको पेट दर्द हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है, तो आप जो सबसे पहले आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो MD मेडिसिन है। ठीक है। एक MD मेडिसिन ना केवल सर्दी जुकाम बुखार या फिर पेट दर्द का ही डॉक्टर नहीं होता, साथ में अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या आपको शुगर की बीमारी हो गई है, या हार्ट की बीमारी हो गई है, या लिवर की बीमारी हो गई है, तो इन एंड ऑल MD मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है मेडिकल फील्ड का। तो सारे जितने भी पेशेंट है, फर्स्ट कांटेक्ट अगर अपन देखा जाए तो फर्स्ट कांटेक्ट होता है MD मेडिसिन के साथ। बढ़िया सर। जैसे आजकल जैसे मौसम बदल रहा है, अभी सर्दी थी, महीना हुआ है, गर्मी चालू हो गई और काफी अच्छी गर्मी पड़ रही है, तो इस समय पे आपके OPD में किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, क्या बीमारियां हैं जो कि अभी? देखिए, करंटली अभी OPD में मतलब जो भी क्लिनिक्स में जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो बेसिकली वायरल फीवर के बहुत आ रहे हैं। ये जो समय है मार्च का, ये ट्रांजिशन फेज होता है। अपन सर्दी से लेके गर्मी की तरफ अपन ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो ये जो फेज होता है इसको स्प्रिंग सीजन कहते हैं। तो ऐसे में क्या है कि वायरल फीवर बहुत बढ़ जाता है, लोगों को सर्दी खांसी बहुत होती है, तो इसके पेशेंट्स आ रहे हैं। साथ में ही क्या है कि अब जैसे गर्मी बढ़ने लगी है, अब लोग जैसे बाहर घूमते रहते हैं, पानी कम पीते हैं, तो उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो धूप में बहुत काम करते रहते हैं, बहुत देर तक काम करते रहते हैं, तो ऐसे में उनको सन स्ट्रोक हो जाता है, हीट स्ट्रोक कहते हैं अपन जिसको। और अभी शादियों का भी बहुत मौसम चल रहा है, बहुत सारी शादियां हो रही हैं, तो लोग बाहर खाते हैं, शादियों में खाते हैं, पेट खराब करके आ जाते हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है। सही है सर।
इसमें बहुत बड़ा वो है कि जो शादियां हैं या धूप है तेज है, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो सर मतलब इससे कैसे बचा जाए, क्या पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए धूप के कारण या गर्मी हीट स्ट्रोक में, किस चीज़ का विशेष ध्यान देखिए, रखना सबसे चाहिए? पहले हीट स्ट्रोक से बचने के लिए तो जब भी आप बाहर निकले तो परफेक्टली आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप अच्छे से पानी पी के बाहर निकले, पूरा हाइड्रेटेड रहें। साथ में अगर आप धूप में ज़्यादा देर काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लें, या फिर कहीं एकदम से आप कोई ऐसी जगह ढूंढ लें जहाँ पे ज़्यादा धूप ना हो या छाँव में जाके बैठ जाएं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी अपन एक धूप वाली जगह से या गर्म जगह से एकदम से घर पे आते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि एकदम से कूलर चालू कर लेते हैं, एसी चालू कर लेते हैं, तो ऐसे में उनके डिहाइड्रेशन का होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। तो ये सब चीजों से अपने को बचाव रखना चाहिए। अच्छा सर, जो जैसे कि आजकल लोगों का लाइफ स्टाइल है जी उस लाइफ स्टाइल के कारण भी कई डिसीज होती हैं, जी हम क्रॉनिक डिसीज भी बोलते हैं, जी, जैसे जी। बीपी है, थायराइड है, ओबेसिटी है, जी। डायबिटीज है। जी तो ये बीमारियां भी देखने को आई हैं कि पिछले कुछ सालों में कुछ हर दूसरे आदमी को, हर तीसरे व्यक्ति को, आपको तो ज्यादा मिलते होंगे ऐसे पेशेंट, जी जी जी। तो हर दूसरे तीसरे, तो ये क्यों हो रहा है, मतलब क्या है इसको और कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, क्यों हो रहा है? आजकल का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। आजकल के लाइफस्टाइल में अगर आप चीज़ें देखेंगे, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। लोगों की जो हैबिट्स हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि जैसे हम काम से आते हैं, घर पे खाना खाते हैं, सो जाते हैं, या फिर घर पे ही कि छुट्टी वाले दिन घर पे पूरे दिन रहते हैं, अपन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उतना समय भी नहीं मिल पाता, समय भी नहीं मिल पाता है। तो क्या रहता है कि ये सारी चीज़ें मिल के जो है बहुत सारी डिजीजेस को जन्म देती है। जैसे कई बार क्या होता है कि बाहर का खाना आजकल बहुत बढ़ गया है, जंक फूड लोग बहुत खा रहे हैं, तो ऐसे कारण से ओबेसिटी बढ़ गई है। ओबेसिटी बढ़ती है तो उसके कारण हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन के साथ साथ अगर डायबिटीज भी कुछ लोगों को हो जाती है, जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं डायबिटीज के, तो ये सब कारण है जिसके कारण से क्या है कि ये सारी डिजीजेस एक राइज पे है। सही है सर, बहुत कुछ देखने को मिलता है अभी, कई कम उम्र के लोगों को भी जैसे हाँ, बिल्कुल। स्ट्रोक या अटैक, हार्ट बिल्कुल। अटैक टाइप की चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो सर कौन से ऐसे अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिससे कि हमें पता चले, कि किसी को पता चले, हमारे दर्शकों को पता चले कि क्या साइंस उनकी बॉडी उन्हें दे रही है कि उन्हें दिखाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या ये अपने बॉडी के लिए अपने खाने पीने में चेंजेस लाने चाहिए, क्या जी। किस तरह के साइंस आते हैं body में? देखिए, जैसे अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, अगर आप कुछ भी थोड़ा सा कदम चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं और आपकी सांस फूल रही है, या फिर पैदल चलने पे आपको छाती में दर्द हो रहा है, तो ये सारे अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये आपको ज़्यादा समय नहीं देता है। अगर आप किसी एक मरीज को बहुत दिनों से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चलने पे उसकी सांस फूल रही है, वो उसको नज़रअंदाज कर रहा है, या उसे चेस्ट पेन है, वो उसको एज अ गैस्ट्राइटिस समझ के केवल गैस्ट्राइटिस की दवाई खा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि फिर जब हार्ट अटैक होता है या स्ट्रोक होता है तो वो आपको ज़्यादा समय नहीं देता है। तो जब भी अगर किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट पेन है, या डिजीनेस है, हेडेक है, तो ऐसी कंडीशन में उनको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। सर कितना जरूरी है कि हमारे दर्शकों या बाकी लोगों को पता चले कि BLS क्या होता है या बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है, CPR वगैरह आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक नेसेसिटी है आजकल की। आम जनता को या नॉर्मल पीपल को जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, उनको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट, व्हाट इज़ ACLS, व्हाट इज़ एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कभी कोई पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन हुआ, ठीक है, चेस्ट पेन के बाद वो एकदम से अनकॉन्शियस हो गया, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। मेन चीज, ठीक है, सर्कुलेशन अपन चूंकि ऐसे सेटअप में रहते हैं, अगर जैसे कोई बाहर है, ऑफिस में है, या रोड पे है, या कहीं भी है, तो आपको उसका एयरवे के ऊपर ध्यान देना, उसकी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपको देखना है, अगर बेसिक चीजें हैं कि आप उसका पल्स देख सकते हैं, पल्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो तुरंत आपको उसका CPR स्टार्ट करना है। CPR इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन।
इसमें क्या होता है कि यू गिव कंप्रेशन, है ना, जो भी पेशेंट है या जो भी इंसान है उसको चेस्ट को आपको कंप्रेशन देना है ताकि आप उसके हार्ट को थोड़ा सा वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, हम जल्दी अपने व्यूअर्स के लिए भी इसके लिए को लेकर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें BLS को लेकर के हम दिखा सकें, जिसमें हम प्रैक्टिकल बता सकें कि कैसे होता है। बाकी थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी सर, हेल्दी रहने के लिए आपके हिसाब से वो कौन सी 5 बेसिक हैबिट्स होनी चाहिए किसी को भी जो उसको फॉलो करे और फॉलो करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको आपका लाइफस्टाइल बहुत सुधारना पड़ेगा। लाइफस्टाइल सुधारने का मतलब है कि आप सुबह जल्दी उठें, ठीक है, सुबह जल्दी उठ के आप एक्सरसाइज करें, जॉगिंग पे जाएं, वॉकिंग करें। जरूरी नहीं है कि आप जिम ही करें, ठीक है, कुछ भी खेलने भी जा सकते हैं, खेलने भी जा सकते हैं। किसी की हॉबी है क्रिकेट खेलना, किसी की हॉबी है बैडमिंटन खेलना, तो वो सुबह जाके कुछ ना कुछ आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, आइए, ब्रेकफास्ट अच्छे से करिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट को ऐसा कई लोग बहुत नजरअंदाज कर देते हैं, बट ब्रेकफास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके डेली रूटीन में। आप अगर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो वो आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। फिर जो खाने पीने पे अगर अपन आ जाते हैं, टाइम से खाएं, ठीक है। कई लोग ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट कर लिया, काम पे चले गए, अब काम से आने के बाद आ रहे हैं 3-4 बजे, उनका लंच हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज जो है आपको अवॉइड करनी है ना। टाइम पे खाएं, एक पर्टिकुलर टाइम बनाएं, 12-1 बजे आपका लंच हो जाना चाहिए। लंच में आप हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है। लेस ऑयली, लेस स्पाइसी फूड खाएं। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे, फिर साथ में है कि अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई, आपको इन सब से अवॉइड करें, बेस्ट है, ठीक है। आजकल सही बात है सर, क्योंकि आजकल अपन देख रहे हैं कि मतलब अल्कोहल कंजम्पशन या सिगरेट स्मोकिंग इज ऑन द राइज। चाहे वो छोटे अगर टीनेजर्स को ही देख लिया जाए, तो बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा इंडल्ज कर रहे हैं इन सब चीजों में, तो वो अच्छा नहीं है ये, क्योंकि आगे चल के आपकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, कई बार हमने देखा है कि जो पेशेंट्स होते हैं, ये उन्हें लगता है वो मतलब जब तक सिम्टम ना आने लगे बॉडी में, जब तक वो परेशान ना हो जाए, घर पे लेट ना जाए, जब तक गूगल करके एक बार चेक न कर लें कि इस बीमारी का मैं क्या हो सकता है, का मतलब मुझे क्या हो गया है, 2-4 दवाइयाँ उसमें देख ना लें। बहुत से लोग गूगल करके दवाई भी ले लेते हैं, ऐसा हमने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये क्या, मतलब वही मैं फिर से बोलूंगा कि किस तरह के इन लोगों को आपके हिसाब से कैसा, मतलब कब कब दिखा लेना चाहिए डॉक्टर्स को, किस स्टेज में दिखा लेना चाहिए, या एनुअल हेल्थ चेकअप वगैरह कितना इम्पोर्टेंट है, तो या किस एज के बाद ये हेल्थ चेकअप होना चाहिए, किस ड्यूरेशन में होना चाहिए, थोड़ा सा इसको। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, आपने 2-3 सवाल एक ही क्वेश्चन में पूछ दिए हैं, तो इसका जवाब मैं कैटेगरिकली दूंगा इसको। पहली चीज तो ये है कि कई बार बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं, उनको हल्का सा सर्दी जुकाम हुआ, वो सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं कि बुखार आ रहा है, क्रोसिन खा ली, आप अपने सिम्टम्स को दबाते चले जाते हैं, वो चीज बाद में बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे किसी भी मेडिकल स्टोर पे गए, मेडिकल स्टोर पे जाके बोल दिया कि यार हमें सर्दी जुकाम हो रहा है, हमें दवाई दे दीजिए सर्दी जुकाम की, ठीक है। फिर वो दवाई खाते हैं, फिर वो ठीक होता नहीं है, फिर पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, तब तक जो केस होता है कॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये कि आपने बात करी चेकअप की, जैसे चेकअप का होता है तो आफ्टर द एज ऑफ 35 और 40 ईयर्स ऑफ एज आपको हर 6 महीने में एक आपका चेकअप कराना चाहिए। आपके बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस हो गए, आपका ईसीजी हो गया, आपका चेस्ट एक्सरे हो गया, वो आपको बिल्कुल कराने चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, अंदर आपकी बॉडी में क्या स्टेटस क्या है, ये आपको पता लगे। अच्छा, जैसे आपने एक्सरसाइज का बताया, बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके साथ डाइट, मतलब जैसे बीपी के पेशेंट है या थायराइड के पेशेंट या किसी अन्य बीमारी के पेशेंट है, तो इसमें डाइट का कितना बड़ा रोल है? क्या डॉक्टर्स जैसे बोलते हैं कि जैसे बीपी में नमक कम कर देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत से लोग नहीं भी मानते होंगे, बहुत से लोग मान भी लेते होंगे, तो कितना जरूरी है दवाई के साथ साथ
डाइट पे? नहीं, डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि क्या है, जैसे कोई अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इन पेशेंटों को अपन दवाई तो देते हैं, दवाई उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करती है, बट अगर वो डाइट कंट्रोल में नहीं लेगा, अगर वो नमक कम नहीं खाएगा, तो फिर उसके चांसेस बहुत हैं कि उसका जो ब्लड प्रेशर जो हमने दवाई दी है उससे भी कंट्रोल नहीं होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप डायबिटिक पेशेंट्स पे आ जाइए। डायबिटिक पेशेंट्स में भी अगर आप दवाई तो दे रहे हैं, पर अगर वो बाहर जाके अच्छे से मिठाई खा रहा है, जलेबी खा रहा है, तो फिर आपकी दवाई देने का कोई फायदा नहीं है। तो डाइट पे कंट्रोल तो हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे आप 40 के अबोव जाते हैं, 50 के अबोव जाते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा लो और मतलब ऑयल का जो क्वांटिटी है जो उनके खाने में है वो कम कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि उनका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाएं, क्योंकि अगर वो केवल काम करेंगे और घर आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, तो ऐसे फिर पेशेंट्स में लाइफस्टाइल रूटीन तो वापस बिल्कुल। जैसा कि सर हमारे यहाँ पर कई कॉमन हेल्थ मिथ होते हैं, जैसे कि जैगरी और शुगर जो है, ये जैगरी और हनी जो है, ये डायबिटीज इससे नहीं होता है, ये हेल्दी शुगर है, या तो फिर खाना स्किप करने से, फूड स्किप करने से दुबले होते हैं, वेट लॉस होता है। तो ये इस तरह के जो मिथ हैं, या ये कितने सही हैं, क्या लोगों को ऐसा? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप अगर गुड़ खा रहे हो या हनी खा रहे हो तो उससे आपको डायबिटीज नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि चाहे गुड़ हो, हनी हो, शुगर हो, ये आपका ग्लूकोज लेवल तो बढ़ाएंगे, और ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ये फिर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और अगर आप में टेंडेंसी है डायबिटीज डेवलप करने की, तो आप डायबिटीज डेवलप करेंगे। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है अगर, तो आप डायबिटीज डेवलप करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है, आप अगर उसको बैलेंस्ड वे में खा रहे हैं, आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है आपकी वो नहीं है, तो फिर कम चांसेस हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप गुड़ खा रहे हैं या हनी खा रहे हैं तो इससे आपको डायबिटीज नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कोई ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। और सर जो स्किप करते हैं फूड अपना दुबले होने वो भी बहुत गलत प्रैक्टिस है जो लोग फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, कुछ लोगों ने लंच स्किप कर दिया, कुछ पर डिनर हैवी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप बिल्कुल ऐसा इम्बैलेंस रखेंगे आपकी डाइट में, तो आपका वेट कम होने के बजाय और बढ़ भी सकता है, ठीक है। मेन आपको ध्यान रखना है कि आपका कैलोरी इनटेक कितना है, आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। जैसे अपन बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, है ना, बॉडी मास इंडेक्स बहुत, BMI, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उस हिसाब से कि भाई आपकी इस हाइट पे आपका इतना वेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज होती है आपका कैलोरी इनटेक। कैलोरी इनटेक में आपका दिन भर में आपका कैलोरी इनटेक कितना है, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप वेट लॉस पे भी जा रहे हैं तो जितना कैलोरी इनटेक आपको चाहिए दिन भर में, ठीक है, उतना उससे आप थोड़ा सा कम कर दें, बट आप अपने मील स्किप ना करें। बिल्कुल सही है सर। तो जैसे कि दोस्तों, बिल्कुल भी मील स्किप नहीं करना है, हमें दुबला होना है, लेकिन अच्छा कैलोरी लेके अपने BMI के हिसाब से। तो सर बहुत लोग बिना डॉक्टर की एडवाइस के मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे कि अभी अपन थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। तो ये सेल्फ मेडिकेशन कितनी डेंजरस हो सकती है? बहुत डेंजरस हो सकती है। बहुत डेंजरस इसलिए हो सकती है कि जैसे कोई लोगों को चेस्ट पेन हो रहा है ना, कई लोग चेस्ट पेन को गैस समझ लेते हैं, है ना, गैस समझ के फिर वो गैस्ट्राइटिस समझ के वो गैस की दवाई ले लेते हैं। कई लोगों को बुखार रहता है, ठीक है, बुखार रहता है, वो क्रोसिन लेते जाते हैं, पर जरूरी नहीं है ना कि बुखार किस कारण से आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। आप तो केवल उस सिम्टम को कम कर रहे हैं, आप उस सिम्टम को दबा रहे हैं। आपके फीवर आने का कॉज क्या है वो तो आपने देखा नहीं। किसी भी कारण से आ सकता है बुखार, तो किसी भी कारण से आ सकता है। तो ये चीजें हैं। सेल्फ मेडिकेशन क्या, वो अपन कहते हैं ना कि आधा ज्ञान जो है
वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बजाय बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। सही। तो इसीलिए सर कोई ऐसा पेशेंट केस या एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करेंगे कि जो कुछ इम्पोर्टेंट सिखाया हो, जिसने हो कुछ ऐसी चीज़ हो जो हमें कुछ सीखने को भी मिले उससे? अब ऐसे तो जब हम पीजी करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, बहुत यूनिक प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, और ओवर द टाइम देखिए मेडिसिन फील्ड ऐसी है कि जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना आप अनयूजुअल प्रेजेंटेशन देखते जाएंगे, अनयूजुअल केसेस देखते जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीजी कर रहा था, एक पेशेंट आई, मिडिल एज फीमेल थी, लगभग वो 25-30 साल। नहीं, मिडिल एज फीमेल 45 to 50 years. शी प्रेजेंटेड विद लूज मोशंस के साथ आई थी। अब जनरली कोई भी पेशेंट लूज मोशंस के साथ आता है तो अपन यही सोचते हैं कि भाई बाहर का कुछ खा पी लिया होगा, है ना, या पेट खराब हो गया होगा, कोई भी इन्फेक्शन हो गया होगा। बट क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है, अपन रूटीन उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। तो जब उसका ईसीजी हुआ, ईसीजी पे उसको एमआई आया, एमआई इज हार्ट अटैक। तो ये बहुत अनयूजुअल प्रेजेंटेशन था। बट देन कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स लूज मोशन से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको ना चेस्ट पेन था, ना कोई पाल्पिटेशन था, ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी। तो कई पेशेंट्स होते हैं, कई आपने सुना भी होगा कि कई डायबिटिक पेशेंट्स को चेस्ट पेन नहीं होता है जब भी उनको हार्ट अटैक आता है, इसलिए उसको साइलेंट हार्ट अटैक भी कहते हैं। भाई उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है, थोड़ा सा पाल्पिटेशन हुआ, थोड़ी सी घबराहट हुई, है ना, या तो हाथ में दर्द हो गया, हाथ में, शोल्डर में दर्द, लेफ्ट आर्म में पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, जॉ पेन होता है। तो आपको कोई सी भी बीमारी किसी भी प्रेजेंटेशन से आपको मतलब प्रेजेंट कर सकती है, किसी भी सिम्टम से प्रेजेंट कर सकती है। तो ये सब चीजें आपको क्या है ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल। कई बार हमने देखा है कि दर्द, चेस्ट में पेन, हाँ, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट है, किसी को सिर्फ जलन हो रही है ना, चेस्ट पेन नहीं है, सिर्फ जलन हो रही है, वो इमरजेंसी में आता है, उसका ईसीजी होता है, हार्ट अटैक निकलता है। तो बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को बोलूंगा, व्यूअर्स को, कि भैया गैस की भी समस्या हो तो भी डॉक्टर्स को दिखाने जाइए, है ना सर, जाना चाहिए। बिल्कुल मतलब एक तरीके से आपको श्योर हो जाना चाहिए कि भाई जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो कहीं किसी ग्रेव डिजीज या सीरियस डिजीज के तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एकदम राइट सर। तो सर हम लोगों को कोई एक ऐसी हेल्दी लाइफ को लेकर के कोई एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहें अगर, जिससे कि हम लोगों को भी कुछ भी सीखने को मिले कुछ? नहीं, देखिए मैं तो यही चाहूँगा कि भाई सब अच्छे से सुबह टाइम पे उठें, स्लीप साइकिल मेंटेन करें, अच्छा खाना खाएं, बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करें, फिजिकल एक्टिविटी करें अच्छे से, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को ना लीड करें, अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको, इन सब से दूर रहें। तो जितना आप वो कहते हैं ना सादा जीवन, जितना सादा जीवन जिएंगे उतना आपका जो लाइफ है, लाइफ की आपकी एक्सपेक्टेंसी वो उतनी बढ़ेगी। जैसा कि हमें पता चला जो भी हमारी बीमारियां होती हैं सब कुछ हमारे लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है कि हम उनसे कितना प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें समय पे हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, डेली सुबह समय से उठना चाहिए, लाइफ साइकिल जैसे सर ने बताया, स्लीप साइकिल वगैरह मैनेज कर रखना चाहिए, ऐसे मेंटेन करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, एक्सरसाइज समय पर करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आप सबको ये बातें अच्छी लगी होंगी और इन सब पे हम सब मिलके कल से ही शुरू करेंगे हमारा हेल्दी लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मैं हूँ राज राजपूत, हेल्थ केयर कंसल्टेंट, और यह है आपका अपना चैनल डॉक्टर्स में।